आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अम्लराज या एक्वारेजिया। दोस्तों, आप अम्लराज या एक्वारेजिया से क्या समझते हैं? ज्यादातर अम्लराज या एक्वारेजिया के बारे में सामान्यतः दो ही चीजें लोग जानते हैं। पहला, कौन सोने तथा प्लेटिनम को गला सकता है? तो उसका उत्तर है अम्लराज या एक्वारेजिया। या अम्लराज या एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है? तो उसका उत्तर है 3:1। लेकिन क्या इतना ही अम्लराज या एक्वारेजिया के बारे में जानना पर्याप्त है? क्या इस टॉपिक से नए संभावित प्रश्न एग्जाम में नहीं आ सकते या नहीं बन सकते? एक्वारेजिया या अम्लराज का यूज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, तो क्या इससे फ्यूचर में अच्छे प्रश्न नहीं बन सकते? और यदि इस टॉपिक से अच्छे प्रश्न फ्यूचर में बनते हैं या नए प्रश्न बनते हैं, तो फिर इस टॉपिक पर आपका PhD करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आइए आज हम अम्लराज या एक्वारेजिया के बारे में कुछ खास बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी जानेंगे। इससे पहले आपने YouTube पर अम्लराज या एक्वारेजिया के बारे में कई वीडियो YouTube पर देखे होंगे, लेकिन मेरा आपसे वादा है आप बहुत सी नई चीजें एक्वारेजिया या अम्लराज के बारे में इसमें जानेंगे। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आखिरी में लास्ट में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन और क्या नए संभावित प्रश्न एक्वारेजिया अम्लराज से बन सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज या एक्वारेजिया के बारे में हम जानेंगे कि यह कैसे बनता है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, इसकी क्रिया विधि क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया या अम्लराज एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब रीगल वाटर या किंग्स वाटर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ शाही जल भी होता है। वैसे शाही जल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गोल्ड या सोने को भी गला सकता है। गोल्ड या सोने को भी गला सकने के कारण इसे शाही जल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक्वारेजिया या अम्लराज सभी धातुओं या सभी मेटल को गला सकता है। कुछ बहुत सी ऐसी धातु हैं जिसको अम्लराज या एक्वारेजिया नहीं गला सकता। कल को आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को अम्लराज या एक्वारेजिया नहीं गला सकता, और आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो हम उन धातुओं या मेटल के बारे में भी जानेंगे जिनको अम्लराज या एक्वारेजिया नहीं गला सकता। तो एक्वारेजिया एक लैटिन शब्द है जिसे किंग्स वाटर या रीगल वाटर भी कहा जाता है या शाही जल भी कहा जाता है। शाही जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सोने को भी गला सकता है। इसका फॉर्मूला HNO3 तथा HCl है। 3 HCl के साथ एक HNO3 को मिलाने पर अम्लराज या एक्वारेजिया बनता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 108 डिग्री सेल्सियस है और यह अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट -42 डिग्री सेल्सियस है। इसकी डेंसिटी या घनत्व 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो एक्वारेजिया के बारे में, एक्वारेजिया का इतिहास क्या है? इस एक्वारेजिया या अम्लराज से किन किन वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है? यदि हम इसके बारे में डिस्कस करें, इसके इतिहास के बारे में जाने, तो एक्वारेजिया के बारे में सबसे पहले इस्लामिक अल्केमिस्ट मोहम्मद बिन जकारिया अल रजी के काम के बारे में पता चलता है 854 से 925 AD के बीच में। कि अम्लराज या एक्वारेजिया के बारे में सबसे पहले किसने काम किया? तो मोहम्मद बिन जकारिया अल रजी ने। उसके बाद 1300 ईसा के आसपास एक वैज्ञानिक थे सूडो ग्रेवर। यह नाम आपको याद रखना है। कभी आपसे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा गया है अच्छे एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का नाम अम्लराज या एक्वारेजिया के साथ जुड़ा है? तो आपको सूडो ग्रेवर नाम याद रखना है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं बेसिल वैलेंटाइन, 1600 ईसा के आसपास। इनकी एक पेंटिंग में, जो गोल्डन ड्रैगन की पेंटिंग है, एक गोल्डन ड्रैगन, एक फॉक्स और एक रूस्टर को दर्शाया गया है, जिसमें
फॉक्स को रूस्टर को खाते हुए दर्शाया गया है, जिसमें रूस्टर सोने या गोल्ड का प्रतिनिधित्व करता है और फॉक्स एक्वा रेजिया या अम्लराज का प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि म्यूरेटिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है। म्यूरेटिक एसिड के नाम से अम्लराज या एक्वा रेजिया को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आने वाले समय में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि म्यूरेटिक एसिड नाम अम्लराज या एक्वा रेजिया को किसने दिया, तो आपको याद रखना है 1789 में एंटोनी लेवोजियर ने एक्वा रेजिया या अम्लराज को म्यूरेटिक एसिड नाम दिया था। अब ये एंटोनी लेवोजियर कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है केमिस्ट्री में। आप कमेंट करके बताइए कि एंटोनी लेवोजियर कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी क्रिया विधि, अम्लराज को कैसे बनाया जाता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। HNO3 तथा HCl का अनुपात 1:3 होता है, अर्थात 1 HNO3 तथा 3 HCl मिलकर अम्लराज या शाही जल का निर्माण करते हैं। इसे शाही जल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यह सोने तथा प्लेटिनम को भी गला सकता है, लेकिन यह सभी धातुओं को नहीं गला सकता या नहीं गला पाता। जैसे आपको नाम याद रखना है, टाइटेनियम, इरिडियम तथा ऑस्मियम को अम्लराज या एक्वा रेजिया नहीं गला सकता। और भी धातुओं को अम्लराज या एक्वा रेजिया नहीं गला सकता, लेकिन आपको टाइटेनियम, इरिडियम तथा ऑस्मियम का नाम याद रखना है। इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि जब अम्लराज को तुरंत बनाया जाता है तो यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह येलोइश रेड कलर का होता जाता है और इससे लगातार धुआं निकलता रहता है, या हम बोल सकते हैं नारंगी कलर का होता जाता है। अब ये इससे लगातार धुआं क्यों निकलता है? जब सांद्र HNO3 तथा HCl आपस में मिलाया जाता है तो यह तेजी से अभिक्रिया करते हैं। आपको याद रखना है, जब सांद्र HNO3 तथा HCl को आपस में मिलाते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत ही तेजी से करते हैं। इसके फलस्वरूप नाइट्रोसिल क्लोराइड या क्लोरीन गैस तथा क्लोरीन गैस बनती है। इसका पता इससे निकलने वाले धुएं या इसके पीले रंग से पता चलता है कि इससे क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे इससे वाष्पशील पदार्थ उड़ता है या इसका धुआं उड़ता जाता है तो अम्लराज की शक्ति कम होती जाती है। तो HNO3 की यदि हम समीकरण के रूप में देखें तो HNO3 की प्रक्रिया जब 3HCl से करवाई जाती है तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है तथा क्लोरीन गैस मुक्त होती है। आपको यह याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लराज से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो क्लोरीन गैस होती है। अब अम्लराज के बारे में यदि मैं और बात करूं तो अम्लराज का सबसे प्रसिद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी अम्लराज सर्वाधिक प्रसिद्ध या फेमस हुआ था। जब जर्मनी और डेनमार्क का युद्ध हुआ तो जर्मनी ने उसके जितनी भी पब्लिक थी उन पर किसी भी प्रकार के नोबेल पुरस्कार या गोल्ड पुरस्कार को रखने पर बैन लगा दिया, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे कार्ल वॉन अजस्की जो जेल में बंदे थे और जिन्हें शांति का नोबेल मिला था 1935 में। तो वैज्ञानिकों ने नाजियों से बचने के लिए मैक्स वॉन और जेम्स फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने अपने नोबेल पुरस्कार को नष्ट कर दिया और उन्हें अम्लराज या एक्वा रेजिया में डाल दिया, जिससे सारा गोल्ड उसमें घुल गया और नष्ट हो गया। और तब जब चीजें समान हुई, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पुनः उन्होंने अम्लराज या एक्वा रेजिया से वह गोल्ड प्राप्त किया तथा गवर्नमेंट को सौंप दिया। तो यह सब एक स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया। यह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप नॉलेज के लिए इसे ध्यान में रख सकते हैं। यह स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीजों को लिंक कर सके कि अम्लराज की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले मोहम्मद बिन जकारिया अल रजी ने इसकी शुरुआत की, इस पर काम किया। फिर दूसरे वैज्ञानिक सूडो गैबर हुए 1300 ईसा के आसपास। फिर तीसरे वैज्ञानिक वैलेंटाइन हुए जिन्होंने एक डायग्राम बनाया गोल्डन ड्रैगन का
और उसमें एक फॉक्स और रूस्टर को दर्शाया, जिसमें रूस्टर सोने का प्रतिनिधित्व करता है और फॉक्स एक्वा रेजिया का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अम्लराज या एक्वा रेजिया को म्यूरेटिक एसिड नाम दिया एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। अब हम जानेंगे कि एक्वा रेजिया या अम्लराज के यूज क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी यूटिलिटी क्या है। तो अम्लराज या एक्वा रेजिया, अम्लराज से क्लोरिक अम्ल बनाया जाता है या क्लोरिक अम्ल के उत्पादन में अम्लराज या एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। अब यह क्लोरिक अम्ल या एक्वा रेजिया क्या है, तो हम देखेंगे कि क्लोरिक अम्ल बोलविल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। बोलविल प्रोसेस हाई क्वालिटी के गोल्ड को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इससे 99.99% हाई क्वालिटी गोल्ड प्राप्त किया जा सकता है। सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए भी एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। यह नॉर्मल यूज आपको पता है और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है बोलविल प्रोसेस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्वा रेजिया अम्लराज का, उससे क्लोरिक एसिड उत्पादित किया जाता है, जिसके प्रयोग से 99.99% हाई क्वालिटी गोल्ड प्राप्त किया जाता है। अब हम देखें कि कांच के पात्रों पर लगे कार्बनिक यौगिकों तथा धातु के टुकड़ों को हटाने के लिए भी अम्लराज या एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार गांवों में या शहरों में कई फेरी लगाने वाले आते हैं और यह दावा करते हैं कि हम आपके सोने के आभूषण और चांदी के आभूषणों को साफ कर देंगे, उन्हें बिल्कुल क्लीन कर देंगे, वो बिल्कुल नए जैसे दिखने लगेंगे। तो आप ऐसे ठगों की बातों में कभी मत आइएगा। ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनमें आपको ठग लिया जाता है। तो वह अम्लराज या एक्वा रेजिया का ही प्रयोग करते हैं और क्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसमें वह आपके सोने का आभूषण को उसमें डालते हैं तो उससे सारी मैल और दाग तो अलग हो ही जाते हैं, लेकिन साथ में आपका सोना और चांदी भी उसी घोल में घुल जाता है और उसका वजन कम हो जाता है। और इस प्रकार वह आपके साथ धोखेबाजी करते हैं। यदि आपका 2 तोले का सोने का आभूषण है तो हो सकता है वह 1.5 तोले का बचे। आप जानते ही सोना कितना महंगा है और आपको इससे कितना बड़ा घाटा लग सकता है। तो कभी भी ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए। तो आपको सिर्फ मैंने एक नॉलेज के लिए बताया है कि उन लोगों के पास एक्चुअल में अम्लराज या एक्वा रेजिया का मिश्रण ही होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आने वाले समय में इससे बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे एक्वा रेजिया में HCl तथा HNO3 का अनुपात क्या होता है, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो आपको याद रखना है HCl 3 होता है और HNO3 1 होता है। इसमें HCl और HNO3 पूछा है तो 3:1 होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। एक्वा रेजिया अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। कभी आपको HNO3 और HCl उल्टा लिख के दे सकता है, तो उस स्थिति में आंसर 1:3 हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना होता है, जल्दबाजी में नहीं। अभी जैसा क्वेश्चन लिखा उसके अनुसार इसका आंसर 3:1 होगा। किसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो HCl, H2SO4, अम्लराज या HNO3। तो अब आप जान चुके हैं कि म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, अम्लराज को। एक्वा रेजिया को म्यूरेटिक अम्ल नाम किसने दिया था, आने वाले समय में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सूडो गैबर, मोहम्मद बिन जकारिया अल रजी, लेवोजियर या वैलेंटाइन सिरोल। तो किसने दिया था, लेवोजियर ने। अम्लराज का घनत्व क्या होता है, अम्लराज का घनत्व क्या होगा, 1.69, 1.21, 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों आपको क्वेश्चन ध्यान से रखना है, लगाना है। इसमें 1.21 यहाँ भी लिखा है और 1.21 यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसके साथ डेंसिटी की यूनिट दी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए इसका आंसर सी ही होगा। आप गलती से भी ये मत लगाइएगा, आपसे गलती सिली मिस्टेक हो सकती है, सभी से सिली मिस्टेक हो सकती है। तो कभी भी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसे टिक कीजिए। अम्लराज से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या कोई गैस नहीं निकलती। तो मैं आपको बता चुका हूं, अम्लराज से निकलने वाले धुएं में क्लोरीन गैस होती है और इसका पता इसके पीले रंग से चलता है।
निम्न में से किसे अम्लराज नहीं गला सकता? टाइटेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, उपयुक्त सभी। तो टाइटेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, इनमें से किसी को भी अम्लराज नहीं गला सकता। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि धातुएं अधातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, धातुएं धातु विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, और Na प्लस Al3+, इनमें प्लस चार्ज ही क्यों होता है, निगेटिव चार्ज क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन का त्याग जो करते हैं उनमें प्लस चार्ज ही क्यों होता है, मेरा यह क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हम अगले वीडियो में जानेंगे। या क्लोरीन में माइनस चार्ज ही क्यों होता है, क्यों जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है उसमें माइनस चार्ज होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यह मेरे लिए मेरा मोटिवेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।